हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है इंडियन इकोनॉमी का, कौन सा पेपर होगा आपके सामने? इंडियन इकोनॉमी का जो पेपर होगा उससे संबंधित आपके सामने ये पूरी की पूरी आपके सामने मास्टर क्लास लेकर आया हूँ, जिसके अंदर कंप्लीट रिवीजन आपका करवाने वाला हूँ। आपके जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर देखने को मिलने वाले हैं, सारे के सारे क्वेश्चन का आपका रिवीजन कराने वाला हूँ। आपको क्या करना है भाई, वीडियो को पूरा देखना है, साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। 50,000 सब्सक्राइबर का अपने टारगेट ले रखा है। ये वाली पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। कहाँ पर मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पर फ्री में मिल जाएगी, लेकिन मिलेगी उसी स्टूडेंट को जो चैनल को सब्सक्राइब करेगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा, जाओ और जाकर आपके सामने सर्च कर लेना, वहाँ पर पीडीएफ वाले सेक्शन में जाकर इकोनॉमी, ठीक है, वहाँ पर इकोनॉमी भी है, सेकंड सेमेस्टर के नाम से पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। उस पीडीएफ को डाउनलोड करोगे तो आपके सामने इस पीडीएफ को पढ़ लेना जाकर, ठीक है। चैनल को जोर से सब्सक्राइब करोगे, मिलेगा उसी बच्चे को जो चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देगा। चलिए शुरू करते हैं पहले वाले प्रश्न से। भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए तथा एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्या बताना है कि भारतीय अर्थव्यवस्थाओं की प्रमुख विशेषताएं क्या है? डिस्क्राइब द मेजर फीचर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एज ए डेवलपिंग इकोनॉमी। तो कैसे अपन एक भारत को एक डेवलपिंग इकोनॉमी के रूप में कैसे देखते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मतलब अगर भारत की अर्थव्यवस्थाओं की बात करें तो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मतलब जहां पर कैसी प्राइवेटाइजेशन भी देखने को मिलता है, प्राइवेट कंपनियां भी अपनी क्या करती हैं, अपना जो बिजनेस है वो चलाती हैं, और पब्लिक सेक्टर है, गवर्नमेंट है, वो भी अपने कुछ एजेंसी चलाती है। जैसे कि अगर आपको कोई शैम्पू खरीदना है तो प्राइवेट कंपनी का होगा, लेकिन अगर आपको सफर करना है रेलवे में तो आपको सरकारी कंपनी का उपयोग करना पड़ेगा। समझ में आएगा? तो कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसके अंदर सिर्फ सरकार अपना उद्योग चलाती है, कुछ ऐसा क्षेत्र है जिसके अंदर प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर चलाते हैं, और कुछ के अंदर सिर्फ प्राइवेट सेक्टर है वो काम करता है। इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसी अर्थव्यवस्था बोला जाता है? एक मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है, जो अपनी विविधताओं और संक्रमणकालीन दौर के लिए जानी जाती है। मतलब बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है इंडियन इकोनॉमी के अंदर। क्या देखने को मिलता है? जो इंडियन इकोनॉमी है ना, इसके अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा विविधता देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती है भाई डाइवर्सिटी? क्योंकि भारतीय जो देश है ना, वो खुद एक विविधताओं वाला देश है ना, इसीलिए आपके सामने अलग अलग प्रकार की विविधताएं देखने को मिलती है। एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में इसकी प्रमुख विशेषताएं कुछ इस प्रकार है। आप सबको पता है भारत एक कैसा देश है भाई? भारत धीरे धीरे विकसित देश नहीं है, हम धीरे धीरे विकासशील देश है ना। हम आगे बढ़ रहे हैं, विकसित देश होने के रूप में कदम बढ़ा रहे हैं, हम विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। तो एक विकासशील देश के होने के नाते हमारे देश के अंदर कौन कौन सी आपके सामने प्रमुख विशेषताएं हैं, क्या है, कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं के बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको एग्जाम के अंदर ऐसा कैसा प्रश्न करके आना है, निम्न प्रति व्यक्ति आय, क्या हो गया, लो पर कैपिटा इनकम। मतलब कोई भी भारत देश है उसके अंदर क्या आपके सामने जो लोगों की आय है, क्या है, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम, अब पर कैपिटा इनकम क्या होता है भाई आपके सामने? पर कैपिटा इनकम है वो क्या होती है? पर कैपिटा इनकम होती है कि प्रत्येक व्यक्ति के हाथों में अगर पूरे देश की आय है, जैसे क्या होता है, एक गांव में अगर 10 लोग हैं, है ना, उन 10 लोगों में से आपके सामने सभी ने एक महीने के अंदर कितने रुपए कमाए? 1 लाख रुपए कमाए। कितने रुपए कमाए भाई? 1 लाख रुपए कमाए। तो अब बताया जाएगा कि प्रत्येक व्यक्ति के पास कितने रुपए थे। किसी ने 50,000 भी कमाए, किसी ने 8,000 भी कमाए, किसी ने 7,000 कमाए, किसी ने 20,000 कमाए। तो इसको 10 लोगों से डिवाइड कर दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा भाई? 10,000। तो क्या बताया जाता है कि पर कैपिटा इनकम इस जगह की कितनी है? 10,000 की लगभग अगर एवरेज निकाला जाए ना तो 10,000 लोग हैं, 10,000 रुपये प्रत्येक आदमी है वो इस गांव का कमा रहा है। तो इसी तरीके से पूरे देश में जितना पैसा लोग कमा रहे हैं उसको उसकी जनसंख्या से डिवाइड कर दिया जाता है, उसी से क्या निकलती है? पर कैपिटा इनकम निकलती है। और भारत की क्या कैसी है? थोड़ी लो देखने को मिलती है। इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो लो है। विकसित देशों की तुलना में भारत की प्रति व्यक्ति आय, वास्तविक आय काफी कम है, जिसके कारण जीवन स्तर सामान्य है। भारतीय लोगों की बात करूं अगर पर कैपिटा इनकम की, इसकी बात करें, भारतीय लोगों की पर कैपिटा इनकम है वो कम है। क्यों कम है? क्योंकि भाई आपके सामने यहाँ पर हमारा देश धीरे धीरे विकासशील हो रहा है।
गांव में रहने वाला और गांव में कमाने वाले व्यक्ति की इनकम हमेशा शहर से कमाने वाले व्यक्ति से क्या मिलेगी, कम मिलेगी, क्योंकि वहां पर कमाई के साधन कम होते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ के लोग लगभग जीवन है वो कैसा जीते हैं, सामान्य स्तर का जीवन जीते हैं। कैसे जीवन जीते हैं, सामान्य स्तर का जीवन है वो जीते हैं। चलिए अगले वाले पॉइंट है आपके सामने, कृषि पर निर्भरता। देश की लगभग 45% से अधिक कार्यशील जनसंख्या आज भी आजीविका के लिए प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। किस पर निर्भर है, भारत की आपके सामने जनसंख्या ज्यादा कृषि पर। समझ में आ गया, देश की लगभग 45% से ज्यादा जनसंख्या, कितनी जनसंख्या, लगभग 45% से ज्यादा जनसंख्या। भारत जब आजाद हुआ था तब लगभग आपके सामने 65 से लेकर 70% तक की जो जनसंख्या वो किस पर निर्भर करती थी, कृषि पर निर्भर करती थी। समय में बदलाव आया, भारत ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारा, मैन्युफैक्चरिंग में भी थोड़ा आगे बढ़े और हम सर्विस सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़े। इसीलिए धीरे धीरे कृषि है उसकी क्या है, जो निर्भरता वो कम तो हुई है, लेकिन फिर भी सोचो आज भी भारत की आधी से ज़्यादा जनसंख्या है। क्या है, आधी जनसंख्या है, हाफ पॉपुलेशन है, वो आज भी किस पर निर्भर करती है भाई, कृषि के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर निर्भर करती है। ठीक है, तो कृषि पर आपको अगर कोई भी देश अगर वो कृषि पर निर्भर करेगा तो आपको पता है भाई कृषि से उतना ज़्यादा उत्पादन नहीं होता है, उतने ज़्यादा पैसों की कमाई नहीं होती है। इसी वजह से क्या होता है भाई, आपके सामने भारत की जो पर कैपिटा इनकम है वो कम देखने को मिलती है। अगले वाला पॉइंट है तीव्र जनसंख्या वृद्धि। भारत दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाला देश है। जनसंख्या की उच्च वृद्धि दर आर्थिक विकास के लाभों को सीमित कर देती है। क्या होती है, भारत दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाले देशों में से है, मतलब भारत की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। और कोई भी देश की देखो, एक बात सोचो, एक घर में 10,000 रुपये कमाने वाले लोग हैं, कितना, 10,000 कमाने वाले लोग हैं, और उसको खर्चने के लिए सिर्फ 2 लोग हैं, तो कितना पैसा आएगा भाई उनके हाथों में, 5-5 हज़ार रुपये आ जाएंगे खर्चने के लिए। लेकिन एक घर की कमाई 10,000 है, लेकिन उसको बरतने वाले कितने लोग हैं, 10 लोग हैं, तो सभी के हाथों में कितना आएगा, 1000 रुपये आएंगे ना। तो यही आपके सामने कि जिस देश की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, भारत की अपन जो समस्या है उसका सबसे बड़ा कारण पॉपुलेशन भी है, क्योंकि भारत में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। जनसंख्या की उच्च वृद्धि दर आर्थिक विकास के लाभों को सीमित कर देती है। क्या होता है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती चली जाती है। अब आप एक बात बताओ, भारत में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है ना बनाने के लिए, अब कोई देश है जहां की जनसंख्या आपके सामने 1 करोड़ है, तो 1 करोड़ लोगों के लिए क्या देना पड़ेगा, हेल्थ सर्विस देने पड़ेंगे, स्वास्थ्य सुविधाएं देनी पड़ेंगी, शिक्षा देनी पड़ेगी, है ना, और अन्य सुविधाएं देनी पड़ेंगी। लेकिन वहीं पर आपके सामने 100 करोड़ जनसंख्या हो, तो सोचो कितना ज्यादा आपके सामने पैसा खर्च होता है उनको इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह देने पर। तो इसीलिए जो आर्थिक विकास है ना वो कमजोर हो जाता है, किसके वजह से, जनसंख्या की वजह से, पॉपुलेशन की वजह से। पॉपुलेशन एक बहुत बड़ी बाधा होती है जनसंख्या के वृद्धि को कम करने पर। अगले वाला है पूंजी निर्माण का धीमे दर। कम आय के कारण बचत और निवेश की दरें कम होती हैं, जिससे उद्योगों की आवश्यक पूंजी का निर्माण धीमा कर देती है। क्या होती है, कम आय के कारण लोग है ना आपके सामने, भाई मैंने फिर वही 10,000 रुपये वाला उदाहरण दूंगा, 10,000 रुपये हैं, है ना, और 2 व्यक्ति बरत रहे हैं, तो अगर वो क्या करेंगे भाई, आपके सामने ज़्यादा से ज़्यादा खर्च कर लेंगे, 5-6 हज़ार रुपये खर्च कर लेंगे, तो 3-4 हज़ार रुपये आराम से अपने बचा लेंगे। वहीं पर आपके सामने उदाहरण दे रहा हूँ, 10,000 में कुछ नहीं बचता, लेकिन उदाहरण ले लो, और वहीं पर 10 लोग हैं, क्या बचा लेंगे, खुद के पास बेचारे पास 1-1 हज़ार रुपये आ रहा है, उनका खुद का ही खर्चा नहीं चलेगा। तो इसी तरीके से क्या हो रहा है, कम आय के कारण बचत व निवेश दरें भी कम होती है। भारत में क्या है, आय कम है एक तो लोगों की, जनसंख्या अधिक है, इसीलिए क्या है, बचत भी कम देखने को मिलती है, और उद्योगों को आवश्यक पूंजी निर्माण की गति को धीमा कर देता है। और क्या होता है, जिसमें जो उद्योग होते हैं ना उनको जितनी पूंजी चाहिए उतनी पूंजी कभी भी नहीं मिल पाती है। अगले वाला है व्यापक बेरोजगारी और अल्प रोजगार। श्रम शक्ति में वृद्धि की तुलना में रोजगार के अवसर का सृजन कम है। क्या है, श्रम शक्ति में वृद्धि, जो लेबर है, क्या है, जो लेबर आपके सामने जो लेबर है उसकी वृद्धि में तुलना में रोजगार के अवसर कम है। बहुत ज़्यादा आपके सामने क्या है, एम्प्लॉयमेंट के साधन तो कम है और अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। मतलब सीधी सीधी बात बताऊं कि ना रोजगार के साधन तो कम है, रोजगार के साधन तो कम है, और जनसंख्या है ज़्यादा। काम करने वाले लोग है ना, काम करने वाले लोग वो हैं ज़्यादा, काम करने वाले जो लोग हैं वो हैं ज़्यादा। जैसे आपको उदाहरण दूं, एक गांव है जिसके अंदर क्या है, खेती जो लावणी का टाइम आया,
इसका लावणी का टाइम आया तो कितने लोगों की जरूरत थी भाई? आपके सामने 50 लोगों की उस गांव में खेती के लिए लावणी करने के लिए जरूरत थी, ठीक है, मजदूरों की। और उस गांव में कितने हो गए? आपके सामने 70 मजदूर हैं, तो 50 को ही रोजगार मिलेगा, 20 को तो कहीं और पर जाना पड़ेगा ना, या फिर वो उनको काम नहीं मिलेगा। तो यही हालत भारत की है कि 50 लोगों के मतलब आपके पास लोग हैं वो तो हैं ज्यादा, और आपके सामने काम करने के साधन है वो हैं कम। इसीलिए क्या होता है, भारत में आपके सामने बेरोजगारी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। आय और संपत्ति की असमानता, आर्थिक विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों को समान रूप से नहीं मिल रहा है। क्या हो रहा है, कुछ लोग तो बहुत ज्यादा अमीर हैं। भारत जैसे देशों में क्या देखने को मिलता है, भारत जैसे देशों में कुछ लोग तो बहुत ज्यादा अमीर होते हैं, भारत जैसे देशों में कुछ लोग तो बहुत ज्यादा अमीर होते हैं और कुछ लोग बहुत ज्यादा गरीब। किसी को 2 वक्त की रोटियां नहीं है और किसी के पास आपके सामने इतना धन दौलत है कि उनको भी नहीं पता उनके पास कितना पैसा है। तो यही जो आर्थिक असमानता है, यही समाज के अंदर आपके सामने बहुत ज्यादा विकट समस्या लेकर खड़ी होती है। अमीर और गरीबों के बीच की खाई धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। क्या हो रही है, जो अमीर और गरीब लोग हैं, अमीर और जो गरीब लोग हैं और जो गरीब लोग हैं उनके बीच में आपके सामने जो असमानता है, क्या हो रही है, जो असमानता है वो बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है। तकनीकी पिछड़ापन, यद्यपि आईटी सेक्टर में सुधार हुआ है लेकिन कृषि व पारंपरिक उद्योगों में अभी भी पुराना उत्पादन तरीके ही अपनाए जा रहे हैं। क्या हो रहा है, आईटी सेक्टर में धीरे धीरे तकनीकी क्षेत्र में भारत आगे तो बढ़ा है लेकिन हर क्षेत्र में बढ़ा हो ये जरूरी नहीं है। जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया और पारंपरिक उद्योग जो आपके सामने ट्रेडिशनल बिजनेस हैं, कौन से बिजनेस हैं, ट्रेडिशनल जो बिजनेस हैं वो आज भी किस चीज़ पर निर्भर कर रहे हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस है वो आज भी आपके सामने किस चीज़ पर निर्भर करते हैं, तकनीक के बजाय जो पुराने पारंपरिक तौर तरीके हैं उस पर निर्भर करते हैं। इसीलिए उनको जितना पैसा कमाना चाहिए उतना पैसा वो कभी भी नहीं कमा पाते हैं। अगले वाला पॉइंट है मिश्रित अर्थव्यवस्था का ढांचा, जहां यहाँ सार्वजनिक, सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों सह अस्तित्व के साथ काम करते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था, जहां मैंने बताया ना कि सरकार है वो भी कुछ उद्योगों को चलाती है और कुछ आपके सामने निजी चीजें, प्राइवेट एंटिटी हैं, प्राइवेट बिजनेस हैं, वो भी आपके सामने क्या चलाते हैं, आपके सामने उद्योगों को चलाते हैं। तो दोनों मिलकर काम करते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र भी काम करता है और निजी क्षेत्र है वो भी मिलकर काम करता है, दोनों के दोनों क्षेत्र वो मिलकर काम करते हैं। यद्यपि भारत की विकासशील अर्थव्यवस्था है लेकिन हाल के वर्षों में मजबूत सेवा क्षेत्र, बुनियादी ढांचा और निवेश में डिजिटल क्रांति के कारण दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनकर उभरा है। क्या है, भारत एक विकासशील देश है, धीरे धीरे विकासशील हो रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में आपके सामने जो सेवा क्षेत्र है, सर्विस सेक्टर भारत का काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। किसका सेक्टर, सर्विस सेक्टर है वो भारत का काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। ठीक है, डिजिटल क्रांति की वजह से भी हम दुनिया की सबसे बढ़ती हुई तेज क्रांतियों में से एक बनकर उभर रहे हैं। अगले वाला पॉइंट आपके सामने 2 नंबर जो यूनिट नंबर 2 का जो पहला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व व योगदान को स्पष्ट कीजिए तथा भारतीय कृषि के समक्ष चुनौतियों का वर्णन कीजिए। क्या करना है, जो इंडियन इकोनॉमी है, क्या है, इंडियन इकोनॉमी में भारतीय अर्थव्यवस्था में आपके सामने इंडियन इकोनॉमी में भारतीय कृषि का क्या महत्व होता है उसके बारे में बताइए, और भारतीय कृषि के समक्ष कौन कौन सी प्रमुख चुनौतियां हैं, कौन कौन सी आपके सामने क्या है प्रमुख मेजर चैलेंजेस है, क्या है प्रमुख चैलेंजेस होते हैं आपके सामने जो इंडियन एग्रीकल्चर के सामने, उसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, कैसा पर्सन है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, एग्जाम में पर्सन देखने को मिलता है। कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपके सामने, बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। क्या कहा जाता है, बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी के नाम से जाना जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था की आपके सामने क्या है, बैकबोन के रूप में काम करती है। क्यों काम करती है भाई, आपको पता है भारत की जनसंख्या की लगभग 50% से ज्यादा जनसंख्या किसके ऊपर निर्भर करती है, कृषि के ऊपर निर्भर करती है। किस चीज के ऊपर निर्भर करती है भाई, कृषि के ऊपर निर्भर करती है। तो इसीलिए बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी के नाम से आपको किसको जाना जाता है, एग्रीकल्चर को जाना जाता है। इसके महत्व को निम्नलिखित बिंदु से समझ सकते हैं। अगर हम भारतीय कृषि कैसे भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, उसके पीछे क्या क्या कारण है, इसको हम और भी गहरे से समझे तो इस प्रकार से समझ सकते हैं। पहला पॉइंट है इसमें जीडीपी का योगदान।
वर्तमान में भारत में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि का योगदान लगभग 15 से 18% तक है। क्या है? लगभग आपके सामने जीडीपी में 15 से लेकर 18 या 20% तक का। तो देखो एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत की जो जीडीपी है उसमें किसका योगदान रहता है भाई? कृषि का योगदान रहता है। लेकिन एक बहुत बड़ी विडंबना यह है कि जीडीपी में सिर्फ 20% तक योगदान है, लेकिन भारत की लगभग 50% तक की आसपास की जो जनसंख्या है या 40% तक आज के आसपास जनसंख्या वो इसमें काम करती है। जितना पैसा, जितना जीडीपी में योगदान है ना, उससे कम, उससे कहीं ज्यादा जनता है वो आपके सामने काम करती है कृषि क्षेत्र के अंदर। ये एक थोड़ी सी एक समस्या भी है, लेकिन फिर भी हम इस चीज को दरकिनार नहीं कर सकते कि भारत की बहुत बड़ा योगदान, भारत की जीडीपी का बहुत बड़ा योगदान कहां से आता है? एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है। अगले वाला रोजगार के मुख्य स्रोत। यह क्षेत्र देश का लगभग 45% कार्यशील जनसंख्या को प्रत्यक्ष रूप से आजीविका प्रदान करने का काम करती है। क्या काम करती है? यह क्षेत्र देश के लगभग 45% तक, भारत की जनसंख्या उसका लगभग 45% तक की जो जनसंख्या है ना, वो किस में काम करती है? डायरेक्ट व इनडायरेक्ट रूप से एग्रीकल्चर का ही काम करती है और इनको एम्प्लॉयमेंट देने का काम करती है। एग्रीकल्चर क्या करती है? इन सभी लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने का काम करती है, रोजगार देने का काम करती है। तो सोचो कितनी बड़ी जनसंख्या है, लगभग 45% तक के आसपास की जो जनसंख्या है वो किसके रोजगार के लिए किस पर निर्भर करती है? आपके सामने एग्रीकल्चर पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है भाई? एग्रीकल्चर है उस पर निर्भर करती है। चलिए अगले वाला पॉइंट है खाद्यान्न सुरक्षा। कृषि क्षेत्र भारत की विशाल आबादी के लिए खाद्यान्न आत्मनिर्भरता को भी सुनिश्चित करता है। क्या करता है? जो आपके सामने एग्रीकल्चर है, जो एग्रीकल्चर है ना, वो आपके सामने क्या करता है? जो भारत की जो बहुत बड़ी विशाल आबादी है, बहुत बड़ी आबादी है, उसके लिए जो खाद्यान्न, जो फूड प्रोडक्ट हैं, जो फूड प्रोडक्ट हैं, उन फूड प्रोडक्ट पर जो आत्मनिर्भरता है उसको भी सुनिश्चित करने का काम करता है कि भाई खाने की जो वस्तुएं हैं हम खुद ही उत्पादित कर लेते हैं, हमें दूसरी दुनिया के ऊपर निर्भर नहीं करना पड़ता है। वरना सोचो लगभग 150 करोड़ की जनसंख्या है आपके सामने। इस जनसंख्या को अगर हमारी एग्रीकल्चर इतना मजबूत नहीं हो तो सोचो हमें जैसे कि पेट्रोल के लिए तो पूरी दुनिया, जो क्रूड ऑयल के लिए पूरी दुनिया पर निर्भर रहना पड़ता है, ऐसे खाद्यान्न के लिए भी होना पड़े। और ये कोई नई बात नहीं है, भारत था निर्भर पहले, लेकिन ये तो बलाव आपके सामने हरित क्रांति का, जिसके वजह से आज हम भारत आत्मनिर्भर बन गया खाद्यान्नों के ऊपर, समझना, खाने की चीजों पर। वरना भारत आपके सामने अमेरिका से गेहूं खरीदता था और वो हमें एकदम जानवरों को खाने की क्वालिटी के गेहूं भारत को दिया करते थे। उसके बाद में हम आत्मनिर्भर बने और भारत ने एक अच्छे क्वालिटी के जो आपके सामने हरित क्रांति की वजह से अपना जो उत्पादन है उसको बढ़ाना शुरू किया। और आज हम सिर्फ आत्मनिर्भर ही नहीं है बल्कि 80 करोड़ जनसंख्या को मुफ्त में अनाज भी देते हैं और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी करते हैं। उद्योगों के लिए कच्चा माल, कपड़ा, चीनी, जूट और खाद्यान्न प्रसंस्करण जैसी प्रमुख उद्योगों के लिए कच्चा माल के लिए पूरी तरीके से कृषि पर निर्भर है। क्या है? अलग अलग प्रकार के जो कच्चा माल होता है, जैसे कपड़ा हो गया, चीनी हो गया, जूट हो गए और जो अन्य खाने की चीजें होती है ना, वो सब के सब कच्चे माल किस चीज पर निर्भर करते हैं? आपके सामने सारे के सारे जो कच्चे माल होता है ना, वो कच्चा माल है वो किस चीज पर निर्भर करता है? आपके सामने कृषि पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है भाई? आपके सामने एग्रीकल्चर है उस पर निर्भर करता है। ठीक है, ये बहुत जरूरी बिंदु है कि कोई भी उद्योग बताना है। जैसे आपको कपड़ा पहनते सूती वस्त्र, तो कपास चाहिए उसके लिए, ठीक है। जूट वगैरह है उसके ऊपर हम बहुत, और चीनी वगैरह और जो अन्य खाद्य पदार्थ हैं वो भी यही से प्रदान होते हैं। अब ये तो थी हमारे भारतीय जो कृषि है उसके कुछ प्रमुख फायदे, लेकिन सिर्फ फायदे नहीं है भाई, कहीं पर आपके सामने प्रमुख चुनौतियां भी देखने को मिलती हैं। क्या देखने को मिलती हैं? चुनौतियां भी देखने को मिलती है। अब वो चुनौतियां कौन कौन सी हैं? सबसे पहले, महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद ये कई क्षेत्र में कई गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है। आज आए दिन आप देखते हो कि भारतीय किसान क्या कर रहा है? आत्महत्या कर रहा है। अगर आपको किसी किसान के पास बैठ जाओ, वो हमेशा एक बात उसके मुख पे होगी कि जितनी मेहनत करते हैं उतनी कमाई हो नहीं रही है। हर लगभग किसानों के आपके सामने सर पे कर्जा दिखाई देता है। वो जितनी मेहनत करते हैं उतने परोक्ष में उनको कभी भी पैसा नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? उसके पीछे कुछ प्रमुख कारण है, उन्हीं को अपन देखने वाले हैं। पहला पॉइंट है मानसून पर निर्भरता। भारतीय कृषि आज भी मानसून का जुआ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? एक साल अच्छी बारिश हो गई, अच्छी फसल हो जाएगी।
एक साल बारिश नहीं हुई, खराब फसल हो जाएगी। अच्छी फसल खड़ी है, सब खुश हैं कि भाई ओहो इस बार तो बहुत अच्छी फसल आई है, ओलावृष्टि हो गई, ओले गिर गए, सारी फसल चौपट हो जाएगी। समझ रहे हो? तो इसीलिए आज भी भारत को एक जो मानसून का जुआ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हमारा आज भी जो कृषि का बहुत बड़ा हिस्सा है वो किस पर निर्भर करता है? मानसून पर निर्भर करता है। समझ में आ गया? सिंचाई का बहुत बड़ा हिस्सा है वो किस चीज पर? मानसून करता है। अच्छा मानसून होगा, अच्छी सिंचाई होगी, अच्छी फसल होगी। मानसून अच्छा नहीं, बिल्कुल भी आपके सामने अच्छी कृषि नहीं देखने को मिलती है। हरित क्रांति के बाद में हमने सिंचाई सुविधाओं में काफी विस्तार किया, लेकिन फिर भी आज भी हम बहुत बड़ा हिस्सा है वो वर्षा पर निर्भर करते हैं। समझ में आ गया? इसीलिए मानसून का जुआ कहा जाता है। छोटा जोत आकार। आनुवांशिक विभाजन के कारण भारत में औसत भूमि का जोत का आकार लगभग 1.08 हेक्टेयर है, जो आधुनिक मशीनों के उपयोग आर्थिक रूप से व्यवहारिक नहीं रह जाता है। मतलब लगभग अगर मैं बात करूं, भारत में क्या है कि भाई पिताजी के पास जमीन थी, वो उसके बेटे के पास आ जाएगी, वो उसके बेटे के पास आ जाएगी। तो पहले अगर मान लो कोई एक व्यक्ति था, उसके पास 100 बीघा जमीन थी, ठीक है, फिर उसके क्या हुए? 5 बेटे हो गए, तो सबके पास क्या हो गई? 20-20 बीघा जमीन आ गई। अब क्या हो? इन 5 के भी 2-2 बेटे हुए, तो सबके पास क्या आ गई? 10-10 जमीन आ गई, है ना। तो पहले जिस एक व्यक्ति के पास 100 बीघा जमीन थी, आज वो तीसरी पीढ़ी में 10-10 बीघा जमीन है वो रह गई है। तो यही समस्या भारत में देखने को मिलती है। हमारी जो भूमि है उसका विभाजन कैसे आनुवांशिक है, माता पिता के आधार पे आपके सामने जमीन है वो आगे मिलती रहती है। तो इसी वजह से क्या है, धीरे धीरे भारत की जनसंख्या बढ़ती चली गई और खेत को जुताई करने का जो हेक्टेयर है, जो इलाका है, वो छोटा होता चला गया। लगभग 1.08 हेक्टेयर में भारत में सिंचाई कृषि की जाती है, जिससे आप क्या आधुनिक जो उपकरण है, आधुनिक मशीनें, उनका प्रयोग नहीं कर सकते। भाई करोगे क्या? 2-3 बीघा के लिए बड़े ट्रैक्टर खरीद कर करोगे क्या? कोई फायदा नहीं उसका। तो इसीलिए आपके सामने हम चाहते हैं तकनीक का प्रयोग करना, लेकिन फिर भी नहीं कर पाते क्योंकि इतनी ज्यादा हमारे पास खेती करने के लिए जमीन नहीं है। अगले वाला पॉइंट है संस्थागत ऋण की कमी। छोटे किसान आज भी औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के बजाय स्थानीय साहूकारों के चंगुल में फंस जाते हैं, जिससे ऋणग्रस्तता और आत्महत्या बढ़ती हैं। क्या होती है भारत में? एक तो सबसे बड़ी बात है, जो बैंकिंग सेक्टर है ना, वो किसानों को और आम लोगों को कभी भी ऋण देता नहीं है। ये एक आम समस्या है। अगर कोई बैंकिंग वगैरह, वैसे तो किसान कार्ड से आपको लोन मिल जाता है, लेकिन वो सीमित मिलता है। और आज भी बहुत बड़ी जनसंख्या है जिसको ज़्यादा ज्ञान नहीं है, वो आज भी जो गांव के जो साहूकार हैं, जमींदार और जो साहूकार लोग हैं, उनसे क्या लेते हैं? कर्जा लेते हैं। और उस कर्जे से क्या होता है आपके सामने? वो कर्जे पर कर्जा बढ़ता चला जाता है, जिससे क्या धीरे धीरे ऋण बढ़ता है और धीरे धीरे आत्महत्याएं भी लोगों की बढ़ती हैं। आपने देखा होगा आए दिन ये खबर आती रहती है कि जो आपके सामने आत्महत्या है, एक किसान ने आत्महत्या कर ली। अगले वाला पॉइंट है विपणन और भंडारण का व्याप। कोल्ड स्टोरेज की कमी के कारण फसल कटाई के बाद भारी मात्रा में अनाज और सब्जियां नष्ट हो जाती हैं। भारत में सबसे बड़ी समस्या है कोल्ड स्टोरेज की। भारत की लगभग 50% से ज्यादा जनसंख्या, आप में से जो वीडियो देख रहे हो, है ना, आप में से लगभग विद्यार्थियों के घरों में खेती होती है। आप में से कितने लोगों के पास कोल्ड स्टोरेज की सुविधा है? नहीं। अब मैं कह रहा हूं आप में से वीडियो देख रहे हैं ना, उसमें से 95% लोग ऐसे होंगे जिनके घर में स्टोरेज करने की जगह नहीं होगी किसी चीज को, है ना। समझ में आ गया? कोल्ड स्टोरेज का अर्थ होता है कि जैसे आपने गेहूं उगाया, प्याज उगाया, सब्जी उगाई, तो उसको क्या कर सकते हो? ऐसे तापमान पे रखा जाए कि वो खत्म नहीं हो सके, खराब नहीं हो सके। ऐसे हमारे भारत के अंदर जो कोल्ड स्टोरेज की कमी देखने को मिलती है। इसका नुकसान क्या होता है? इसीलिए किसान को क्या तो चीज़ों को सस्ते में बेचना पड़ता है, या फिर आपके सामने जो अनाज है और जो सब्जियां है ना, वो आपके सामने घरों में ऐसे ही नष्ट हो जाती है। किसानों को बिचौलिए के कारण उपज का सही मूल्य भी नहीं मिल पाता है। काफ़ी बार क्या है, किसानों को अपनी उपज है वो मंडी में बेचनी पड़ती है और वो आपके सामने उसके वजह से भी उनको सस्ता दाम में मजबूरी होती है, ऋण चुकाना होता है, अन्य कोई कारण हो गया, कोल्ड स्टोरेज की सुविधा नहीं है, इसके वजह से उनको सस्ते में चीज़ों को बेचना पड़ जाता है। क्या करना पड़ता है? सस्ते में चीज़ों को निकालना पड़ता है। चलिए, कृषि क्षेत्र में संकट से उबारने के लिए पीएम किसान सॉयल हेल्थ कार्ड और कृषि अवसंरचना कोष जैसी योजनाएं चलाई गई, लेकिन अभी भी व्यापक संरचनात्मक सुधारों की जरूरत है। क्या है? कृषि क्षेत्र में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, कौन सा सेक्टर है? जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसके अंदर जो अलग अलग प्रकार का जो संकट आ रहा है उससे निकलने के लिए अलग अलग प्रकार की योजनाएं चलाई गई गवर्नमेंट के द्वारा। जिसमें पीएम किसान योजना, कौन सी योजना? पीएम किसान योजना, सॉयल हेल्थ कार्ड,
कौन सा कार्ड? सॉइल हेल्थ कार्ड हो गया और कृषि अवसंरचरण कोष जैसी योजनाएं चली जा रही है। लेकिन अभी भी हमारा जो स्ट्रक्चर है क्या है, सरकार प्रयास तो बहुत कर रही है, लेकिन अभी भी हम उतने सशक्त नहीं हुए, उतने मजबूत नहीं हुए कि हमारे किसान हैं वो अपने खुशहाल जीवन को जी सके। आए दिन हमारे आत्महत्या देखने को मिलती है किसानों की। तो ये था दूसरा आपके सामने सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। कैसा लगा वीडियो, कैसा लगा ये पर्सन जरूर से बताना, लेकिन और चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। देखो एक बात बताओ, आप सभी स्टूडेंट को फ्री में तो गैस पेपर मिल जाता है, कुछ नहीं लेता हूँ, 1 पैसा लेता हूँ, फ्री में नोट्स देता हूँ, फ्री में वीडियो क्लास लेता हूँ, इतनी तो पेड सर्विस भी नहीं मिलती है किसी भी टीचर के पास। मैं आपको सारी चीज़ें फ्री में देता हूँ, फिर भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो भाई, ये बात मेरे को अच्छी नहीं लगती है। सभी बच्चे चैनल को जोर से सब्सक्राइब करता हूँ। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के कार्य और भूमिका का वर्णन कीजिए। क्या करना आपको? जो IMF है क्या है आपके सामने, अगर बात करें IMF है उसके कार्य व भूमिका का वर्णन कीजिए। क्या बात करें? IMF का जो आपके सामने कार्य व भूमिका के बारे में आपको वर्णन करना है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। डिस्क्राइब द फंक्शन एंड रोल ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1945 में ब्रिटेन के वुड्स सम्मेलन के परिणाम स्वरूप हुई थी। क्या हुई थी? जो इंटरनेशनल मुद्रा कोष है IMF है ना, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंपटीशन में भी पूछा जाता है भाई। क्या है? इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा कंपटीशन में भी प्रश्न आता है कि IMF की स्थापना 1945 में ब्रिटेन के वुड्स सम्मेलन में हुई थी, जिसका उद्देश्य वैश्विक मौद्रिक सहायता को बढ़ावा देना और वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करना। क्या हो गया? अगर कोई देश है अगर वो विकट समस्या से, प्रॉब्लमों से जूझ रहा है, तो उसको उन प्रॉब्लमों से निकालने के लिए उसकी कुछ ना कुछ वित्तीय सहायता करने के लिए क्या किया जाता है? आपके सामने इस संस्थान की स्थापना की गई। और पूरी दुनिया के अंदर इकोनॉमिकली जो स्टेबिलिटी लाने के लिए, क्या होगा? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने के लिए सिर्फ ये ऋण ही नहीं देता ये संस्थान, बल्कि जो बड़े बड़े देश होते हैं या फिर जो देश आपके सामने कमजोर हैं, उनको आपके सामने सहायता प्रदान करने का भी काम करता है। प्रमुख कार्य क्या है इसके? पहला है भुगतान संतुलन संकट में सहायता करना। यदि किसी सदस्य देश के पास विदेशी मुद्रा भंडार समाप्त हो जाता है। विदेशी मुद्रा भंडार क्या होता है? जैसे 7 मुद्राएं होती हैं, जिसमें पौंड हो गया है ना आपके सामने, जिसमें यूरो हो गई, जिसमें आपके सामने डॉलर हो गया, जिसमें जो चीन की है युआन हो गई, जापान की येन हो गई, है ना, और आपके सामने ऑस्ट्रेलियन यूरो। इस प्रकार की 5-7 आपके सामने ऐसी मुद्राएं होती हैं जिसको कोई भी देश अपने भंडार में रखना चाहता है। क्यों? जब भी कोई देश का व्यापार करता है ना, तो जैसे यूरोप से बहुत सी चीज खरीदेगा तो वो यूरो से कोई चीज खरीद लेगा, है ना। और आपके सामने वैसे तो डॉलर है, वो सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है विदेशी मुद्रा के रूप में चीजों को लेन देन के लिए। तो इसीलिए अगर कोई देश है जिसके पास विदेश से अगर कोई चीज खरीदने के लिए जो मुद्रा है उसकी कमी पड़ गई है, तो वो चीजें खरीदेगा कहां से? तो क्या किया जाता है? तो वह आयात को भुगतान करने में असमर्थ होता है। जैसे 1991 में भारत का हाल ही में श्रीलंका, तो IMF उसे अल्पकालीन ऋण देता है। क्या होता है? भारत के पास 1991 में एक ऐसी सिचुएशन पहुंच गई थी, तब भारत के पास क्या हो गया था? क्या नहीं था? भारत के पास आपके सामने विदेशी मुद्रा भंडार वो बिल्कुल खत्म हो गया था। हमारे पास शायद 1 सप्ताह तक का जो तेल है वो नहीं बचा था। ऐसी सिचुएशन हमारे पास आ गई थी। तो इसीलिए अगर कोई देश है, अब हमारे पास पैसा ही नहीं है खरीदने के लिए, भाई आप दुकान, आपको भूख तो लगी हुई है लेकिन आपको आटा खरीदने के लिए पैसा नहीं है, तो कहाँ से लेकर आओगे? तो यही चीज़ है, ऐसे ही विदेशी मुद्रा काम करती है। विदेशी मुद्रा है भारत की 1991 में खत्म हो गई थी, तो IMF ने भारत को क्या दिया था? अल्पकालीन ऋण दिया था, थोड़े समय के लिए जो ऋण है वो दिया था। अगले वाला पॉइंट है विनिमय दर स्थिरता। यह सदस्य देशों के बीच में विनिमय दरें, एक्सचेंज रेट में उतार चढ़ाव को नियंत्रण करता है। क्या करता है? आपके सामने जो इसके सदस्य देश है ना, ये अगर कोई लोन वगैरह दे रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं कि कोई हाई बहुत ज़्यादा उस पर इंटरेस्ट रेट लगा दिया, है ना, या फिर आपके सामने और कोई जो वित्तीय गड़बड़ तो नहीं हो रही है। उस प्रकार की जो वित्तीय जो गड़बड़ है उनको रोकने के लिए जो आपके सामने जो टैक्स, जो ब्याज दरें होते हैं, उनको कंट्रोल करने का काम भी किसका रहता है भाई? IMF का काम रहता है। समझ में आ गया? ताकि प्रतिस्पर्धा अवमूल्यन को रोका जा सके और कंपटीशन है उसको बैलेंस करने के लिए भी ये भी प्रयास करता है। अगले वाला पॉइंट है आर्थिक निगरानी। IMF दुनिया भर की आर्थिक प्रवृत्तियों पर नजर रखता है और यह सदस्य देशों की आर्थिक नीतियों की समीक्षा करता है और उन्हें संभावित
वित्तीय संकटों के प्रति सचेत करता है। क्या करता है? आईएमएफ है ना, क्या है जो आईएमएफ है, आईएमएफ क्या करता है? दुनिया भर की जो आर्थिक प्रवृत्तियां हैं, जो दुनिया भर की जो आर्थिक प्रवृत्तियां हैं, लोग की जो सरकारें हैं वो किस तरीके से आपके सामने कर रही हैं। जैसे चीन पहले क्या करता था, थोड़े दिन पहले तक चीन जो छोटे छोटे देश होते थे ना, जिनके पास इकोनॉमिकली इतने मजबूत नहीं है, उनको लोन दे देता था, है ना। और इतना, क्योंकि उसके पास, चीन के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो वो इतना लोन दे देता था कि उनसे चुकता ही नहीं था। अब चुकता नहीं था तो उसके बदले उनसे कोई संसाधन ले लेता था। जैसे उनके कोई लोहे की खान है ना, किसी का, जैसे श्रीलंका का बंदरगाह ले लिया था इन्होंने, है ना, 100 सालों के लीज के लिए, तो ऐसे उनसे चीज़ें ले लेता है। तो इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं, इन सब चीज़ों पर कौन ध्यान रखता है? आईएमएफ का ध्यान रखने का काम है। यह सदस्य देशों की आर्थिक नीतियों की भी समीक्षा करता है, और जो इसके सदस्य देश हैं उनकी आर्थिक नीतियाँ, वो किस प्रकार की नीतियों का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे भारत में आजकल इन दिनों फ्रीबीज है, मुफ्त में चीज़ों बांटने का जो ट्रेंड चला है, ये भारत के लिए बहुत खतरनाक है। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, ये तो भारत की बता रहा हूँ, इंटरनेशनल पूरी दुनिया के अंदर क्या चल रहा है, उन सभी आर्थिक नीतियों को क्या करता है? समीक्षा करने का काम करता है। क्या काम करने का काम करता है? उन सभी आर्थिक नीतियों का समीक्षा करने का काम करता है, और उन्हें संभावित वित्तीय संकटों के प्रति सचेत भी करता है कि आने वाले समय में जो तुम एक गलतियां कर रहे हो ना, इन गलतियों से तुम्हारे सामने इस प्रकार का संकट खड़ा हो सकता है। इस प्रकार के जो संभावित वित्तीय संकट हैं उनको भी ध्यान रखने का काम करता है। तकनीकी सहायता और परीक्षण, यह विकासशील देशों को प्रभावी केंद्रीय बैंकिंग, कर नीतियां, सांख्यिकी प्रणाली और डिजाइन करने की तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करता है। क्या करता है? आपके सामने तकनीकी सहायता भी देता है। जो देश धीरे धीरे विकासशील हो रहे हैं उनको बैंकिंग, अपना बैंकिंग सेक्टर को कैसे मजबूत करें, क्या करें? अपना बैंकिंग सेक्टर उसको कैसे मजबूत करें, टैक्स किस तरीके से लगाएं, और अन्य आपके सामने प्रणालियां उनको किस तरीके से प्रयोग करें, उसके लिए तकनीक ज्ञान भी देता है। भाई काफ़ी ऐसे देश हैं जहाँ के जो नेता हैं, जहाँ के राजनयिक हैं, जहाँ पे काम करने वाले लोगों के पास अगर टेक्नोलॉजी का कम नॉलेज है तो उनको टेक्नोलॉजी का नॉलेज देने का भी काम करता है, ताकि वो देश और ज़्यादा मजबूत हो सके। चलिए अगले वाला पॉइंट आपके सामने, भूमिका और का मूल्यांकन। वैश्विक संकट प्रबंधन, संकट के समय आईएमएफ अंतिम ऋणदाता होता है, लैंडर्स ऑफ लास्ट रिसोर्ट। मतलब अगर ऐसे समझ लो कि अगर कोई भी देश है, क्या है, अगर कोई भी कंट्री है ना, अगर उसको कोई भी आपके सामने क्या नहीं दे रहा है, लोन नहीं दे रहा है, क्या नहीं दे रहा है, उसको कोई भी देश लोन नहीं दे रहा है, तब आपके सामने कौन लोन देता है? उसको आईएमएफ लोन दे रहा है। और अगर कोई भी देश अगर आईएमएफ से लोन ले रहा है तो यह समझ लो उसकी हालत, उसकी अर्थव्यवस्था की हालत बहुत ही ज़्यादा खस्ता हो गई है, बहुत ही ज़्यादा बेकार हो गई है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? लैंडर्स ऑफ लास्ट रिसोर्ट के नाम से जाना जाता है, अंतिम ऋणदाता के रूप में जाना जाता है। इसकी शर्तें बहुत कड़ी होती हैं। आईएमएफ ऋण देने के बदले संभावित देश पर कठोर आर्थिक सुधार लगाता है। क्या करता है? ये उस देश की, ये सिर्फ देश को ऋण ही नहीं देता है, बल्कि उस देश की जो आर्थिक व्यवस्था है, क्या है, जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को सुधारने की भी बात करता है। क्योंकि भाई इसको पता है ऋण तो दे दूंगा मैं कोई देश को, लेकिन इससे पहले ही नहीं चुकता हो रहा है, चुकता कैसे करेगा? तो उसको ऋण को चुकता करने के लिए वो नियम कायदे ऐसे लगाता है कि जिससे क्या अर्थव्यवस्था सुधार हो सके, इस देश के पास थोड़ा बहुत पैसा आ सके, जिससे मेरा ये पैसा चुका सके। समझ में आ गया? तो बहुत ही कठोर आपके सामने आर्थिक सुधार करता है। जैसे सब्सिडी में कटौती करना, कोई सरकार अगर बहुत ज़्यादा सब्सिडी वगैरह दे रही होती है अपने नागरिकों को, उन्हें कहता है कि इन्हें तुरंत कट किया जाए। प्राइवेटाइजेशन करना, जो संस्थाएं हैं उसमें प्राइवेट संस्थाओं को जोड़ा जाए की शर्तें सौंपता है, जिससे अक्सर आलोचना होती है। जिससे क्या होता है, जिससे इसको बहुत ज़्यादा इसकी क्रिटिसिज्म भी किया जाता है कि भाई एक तरीके से ब्लैकमेल करता है, पैसे तो देता है लेकिन उसके बदले ब्लैकमेल करने का काम करता है। यद्यपि आईएमएफ पर पश्चिमी देश विशेषकर अमेरिका का अत्यधिक प्रभाव का आरोप लगता है। क्या होता है, जो आईएमएफ है, आईएमएफ जो संस्था है, इस पर क्या होता है, अमेरिका के कंट्रोल का बहुत ज़्यादा बात होती है कि क्योंकि सबसे ज़्यादा फंडिंग इसको कौन करता है, सबसे ज़्यादा आईएमएफ को फंडिंग कौन करता है? भाई सारा खेल फंडिंग का होता है, इसको आईएमएफ को फंडिंग देता है अमेरिका। कौन देता है? अमेरिका देता है। तो अमेरिका देता है तो वो अपनी चलाता है भाई, सीधी बात है ना। फिर भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय वस्तुकला को बनाए रखने के लिए और वैश्विक मंदी को रोकने के लिए इसकी भूमिका अपरिहार्य बनी हुई है। मतलब फिर भी चाहे इस पर कितने आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, लेकिन पूरी दुनिया को हम इस चीज़ से दरकिनार नहीं कर सकते। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को थोड़ा बहुत संभालने का काम ये जरूर करता है।
और पूरी दुनिया के अंदर एक साथ वैश्विक मंदी नहीं आए, इसको भी रोकने का कहीं ना कहीं काम IMF करता जरूर है। चलिए, कैसा लगा आपके सामने पर्सन IMF वाला, जरूर से कमेंट करके बता देना। और भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर दो। आप में से अभी अधिकतर बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नीति आयोग के उद्देश्य, संगठन व कार्यों का विस्तृत वर्णन कीजिए। क्या करना है? जो नीति आयोग है, कौन सा आयोग है? भारत का जो नीति आयोग है, इस नीति आयोग की आपके सामने क्या क्या उद्देश्य हैं, इस संगठन के क्या क्या कार्य होते हैं, सबके बारे में आपको विस्तार से बताना है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। डिस्क्राइब इन डिटेल द ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग की बात करें, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग देखने को मिलता था। 2014 से पहले एक संस्थान हुआ करती थी योजना आयोग। योजना आयोग का काम क्या था? पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करने का काम करता था, उनकी समीक्षा करता था, आने वाली पंचवर्षीय योजना है उसको बनाने में मदद करता था। समझ में आ गया? तो भारतीय अर्थव्यवस्था को चलाने का सबसे महत्वपूर्ण स्थान था पहले योजना आयोग। अब जैसे ही सरकार में बदलाव आया तो 2014 में, उसके बाद में 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को बर्खास्त करके एक नए संस्थान का निर्माण किया गया, जिसका नाम क्या था? नीति आयोग। क्या नाम था भाई? नीति आयोग। सबसे पहले तो आपको इसकी डेट याद रख लेनी है, 1 जनवरी 2015 को इसको लागू किया गया। और इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये जरूर से रट लेना, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में पर्सन यहां से देखने को मिलेगा। यह सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करता है। किसके रूप में काम करता है? सरकार के थिंक टैंक। अब ये कौन सी बला है थिंक टैंक? थिंक टैंक का अर्थ है कि ये जो सरकार है ना, सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं, उनके मंत्री या वित्तीय सलाहकार होते हैं, वो बैठे रहते हैं, वो अर्थव्यवस्था पे कड़ी नजर रखते हैं कि किस तरीके से हमें अर्थव्यवस्था को सुधार करने के लिए काम करना चाहिए। आने वाले दिनों में भारतीय जो व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, भारतीय जो आपके सामने पूरा का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें और क्या बढ़ावा किया जा सके जिससे आपके सामने क्या हो सके, भारत है वो आगे बढ़ सके। समझ में आ गया? तो इसीलिए थिंक टैंक के रूप में काम करता है, भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के रूप में काम करता है। इसके प्रमुख उद्देश्य हैं सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, राज्यों को आर्थिक नीति निर्माण में सक्रिय भागीदारी बनाना। क्या करना? जो अलग अलग प्रकार के जो राज्य होते हैं उनको आर्थिक नीति निर्माण करना। जो राज्य होते हैं ना, उनके लिए नीतियों का निर्माण करने का काम करता है। क्या करता है? इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने का काम करता है। समझ में आ गया कि जैसे कौन सा जो आपके सामने राज्य है, उसको कौन से आपके सामने पैसों की जरूरत है, इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने का काम करता है कि कोई राज्य है ना, उसको कितना पैसा कहाँ से आ रहा है, उसको कितना पैसा कहाँ पर लगाना है, कौन सा क्षेत्र ऐसा है जिसमें इनको ज़्यादा डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें की जाती हैं। योजना आयोग के विपरीत जो ऊपर से नीचे के मॉडल पर था, नीति आयोग नीचे से ऊपर की तरफ चलता है। पहले क्या होता था? जो योजना आयोग है, कौन सा आयोग है? जो योजना आयोग है, वो किस चीज पर जोर देता था? योजना आयोग क्या करता था? केंद्र सरकार है ना आपके सामने, केंद्र सरकार के जो फैसले हैं वो राज्य सरकारों पर डालने का काम करता था। क्या करता था? राज्य सरकार है उसको बताता कि भाई केंद्र सरकार ने ये फैसले के लिए हैं, इन फैसलों को तुम्हें लागू करना है। लेकिन नीति आयोग उल्टा करता है, राज्य सरकारों से क्या करता है आपके सामने, उनसे पूछता है कि तुम्हें क्या क्या करना है, और राज्य सरकारों के हिसाब से केंद्र सरकार वो फैसले करती है। तो योजना आयोग वो डाउन टू बॉटम चलता था, ये बॉटम टू अप की तरफ काम करता है। समझ में आ गया? रणनीतिक नीति ढांचा, देश की दीर्घकालीन व रणनीतिक नीतियों को तैयार करना। क्या करता है आपके सामने? लॉन्ग टर्म, इस प्रकार की पॉलिसी करना जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे सके। क्या कर सके? लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे सके। अब लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए क्या होता है कि भाई हमें कहाँ पर बड़े बड़े हाईवे निकालने हैं, है ना, हमें एजुकेशन सिस्टम को कैसे बेहतर करना है, हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे मजबूत करना है, हमें आपके सामने कैसे अपने देश के अंदर स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करना है, कैसे हमें अपने उद्योगों को बढ़ावा देना है, उस प्रकार की जो दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म थिंकिंग को बढ़ावा करने का काम करता है। तथा सिर्फ इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं बनाता है, बल्कि रणनीतिक स्ट्रेटेजिक पॉलिसी भी बनाता है। क्या करता है? स्ट्रेटेजिक पॉलिसी बनाने का काम भी करता है। स्ट्रेटेजिक पॉलिसी का क्या फायदा होता है कि हमें आने वाले दिनों में, आने वाले समय में ये चुनौतियां देखने को मिलेंगी, हम उन सभी चुनौतियों से कैसे निपटना है, इस प्रकार की जो रणनीतिक ढांचा है उस पर भी काम करता है। अगले वाला पॉइंट है संगठनात्मक ढांचा।
अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें, किसकी बात करें, अगर आपके सामने इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका अध्यक्ष कौन होता है भाई, इसका अध्यक्ष होता है आपके सामने भारत का प्रधानमंत्री। जो भारत का प्रधानमंत्री है ना, वो इसका पदेन अध्यक्ष होता है, ठीक है। डायरेक्ट इसका अध्यक्ष बनता है, जो इस भारत के प्रधानमंत्री होगा वो डायरेक्ट इसका पदेन अध्यक्ष बन जाएगा। शाही परिषद, गवर्निंग काउंसिल, ये सभी राज्यों के मुख्यमंत्री व केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं और जिनके पास वास्तविक शक्तियां होती है। क्या होता है, जो गवर्निंग काउंसिल है ना, एक पूरे ऐसे समझ लो कि जो नीति आयोग है उसकी मीटिंग में उसके जो मेंबर होते हैं कौन कौन, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, और उन्हीं के पास सबसे ज्यादा शक्ति होती है फैसले लेने। अगर कोई भी फैसला लिया जाएगा तो इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल की सहमति होना जरूरी होता है। इनके पास इनकी टीम में एक उपाध्यक्ष होता है, पीएम द्वारा नियुक्त होता है, मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी होता है, पूर्णकालीन सदस्य होते हैं और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के पदेन सदस्य शामिल होते हैं। तो ऐसे ही नहीं, सिर्फ आपके सामने राजनेता ही नहीं होते हैं बल्कि राजनयिक भी होते हैं। जिन लोगों को इकोनॉमिक्स के ऊपर, अर्थव्यवस्था के ऊपर गहरा ज्ञान होता है, उसके लिए उस व्यक्ति को उसका उपाध्यक्ष बनाया जाता है। उपाध्यक्ष का काम क्या होता है, वो सारी जो राजनयिक काम होते हैं उन सभी को संभालने का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी होता है और पूर्णकालिक कुछ सदस्यों को, मेंबर को भी नियुक्त किया जाता है जो आपके सामने क्या काम करते हैं। और विश्वविद्यालय होती हैं, प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय होते हैं, उनके जो प्रोफेसर वगैरह को भी शामिल किया जाता है। इसके कार्य क्या है, थिंक टैंक के रूप में परामर्श देना, सरकार को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व को रणनीतिक व तकनीकी सहायता देना। क्या करना, जो गवर्नमेंट है, क्या है, जो हमारी गवर्नमेंट है उसको क्या करता है, आपके सामने नेशनल और इंटरनेशनल जो होता है वहाँ पर आपके सामने क्या करता है, नॉलेज देने का काम देता है कि हमें कैसे आपके सामने इंटरनेशनल देश के अंदर हमें कौन कौन से फैसले लेने हैं आर्थिक रूप से, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमें कौन कौन से फैसले लेने हैं। साथ के साथ कौन सी नई टेक्नोलॉजी आई है, कैसे पूरी दुनिया के अंदर अर्थव्यवस्था में जो उतार चढ़ाव दिख रहा है उसके हिसाब से फैसले लेना। जैसे कि इस समय ईरान, इजराइल और आपके सामने अमेरिका के बीच में युद्ध चल रहा है, क्रूड ऑयल का क्या शॉर्टेज चल रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, अन्य विकल्पों को देख रहे हैं। जो पहले अपन सऊदी है ना, ओमान और आपके सामने ईरान वगैरह से तेल लेते थे, अब रशिया, अमेरिका, वेनेजुला और जो अन्य देश हैं आपके सामने उन पर निर्भरता बढ़ा रहे हैं। तो इसी तरीके से जो पूरी दुनिया के अंदर अगर कोई संकट आ रहा है या राष्ट्रीय स्तर का कोई संकट आ रहा है उसको संभालने का काम करता है। चलिए, रैंकिंग और सूचकांक, राज्यों के बीच में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए नीति आयोग विभिन्न सूचकांक जारी करता है। क्या करता है, आपके सामने कि जो अलग अलग प्रकार के राज्य हैं वो अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए खुद से भी प्रयास करें, इसके लिए क्या करता है, आपके सामने अलग अलग प्रकार के आपके सामने इंडेक्स निकालता है। क्या निकालता है, अलग अलग प्रकार के इंडेक्स निकालता है। जैसे SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, स्वास्थ्य सूचकांक और नवाचार सूचकांक, मतलब अलग अलग प्रकार के डेवलपमेंट से संबंधित कि कौन सा राज्य वो स्वास्थ्य पर ज़्यादा काम कर रहा है, कौन सा टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा काम कर रहा है, कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर का बढ़िया डेवलपमेंट कर रहा है। तो इस प्रकार के रैंकिंग जारी करता है। तो किसी राज्य को लगता है कि भाई इस बार तो मैं बढ़िया करूँगा, मेरी रैंकिंग में नंबर फर्स्ट आएगा, समझ में आएगी, ताकि मेरी फिर से सरकार आ सके। तो इस प्रकार के आपके सामने अलग अलग प्रकार के सूचकांकों को जारी किया जाता है। नवाचारों को बढ़ाना, अटल इनोवेशन मिशन के माध्यम से देश के स्कूल व कॉलेजों में उद्यमिता व अनुसंधान को बढ़ावा करना। सिर्फ इसका काम यही नहीं है कि रिसर्च और डेवलपमेंट का काम किया जाए, इकोनॉमिक पॉलिसी का बनाई जाए, बल्कि आपके सामने जो पूरा का पूरा देश है और उस देश के, अपने भारत देश में जो अलग अलग स्कूलें हैं, कॉलेज हैं, उनके अंदर बिजनेस माइंडसेट को बढ़ाने के लिए, कौन सा माइंडसेट, बिजनेस माइंडसेट को बढ़ाने के लिए, बिजनेस माइंडसेट को बढ़ाने के लिए और आपके सामने जो रिसर्च को बढ़ाने के लिए भी ये क्या करता है, एफर्ट करता है। चलिए, नीति आयोग में वित्तीय आवंटन की शक्ति नहीं है। जो नीति आयोग है ना, वो पैसों को बांटता नहीं है, लेकिन वित्त मंत्रालय, वो तो सिर्फ शक्ति वित्त मंत्रालय के पास है, लेकिन ये विवादों से दूर रहकर शुद्ध रूप से क्या करता है, विकासात्मक। सीधी सीधी बात है कि पैसा बांट नहीं सकता, लेकिन पैसा कहाँ खर्च करना है उसके बारे में हमें कौन बताता है, नीति आयोग ही बताता है। तो यह था आपके सामने पूरी मास्टर क्लास। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।